गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आर के इंस्टीट्यूट की बायोलॉजी क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से लेकर के चल रहे होंगे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो था लेसन थर्ड स्टार्ट किया था हमने बायोलॉजी में। इसका नाम था मानव में जनन, मतलब मानव में जनन की प्रक्रिया के बारे में आप इस लेसन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। हमने कहा था मानव दो रूपों में मिलता है, नर और मादा, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों के रूपों में मिलता है। तो दोनों के ही जनन तंत्रों के बारे में हमें इस लेसन में पढ़ना था, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना था, हमने नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ा दिया था सभी स्टूडेंट्स को। नर जनन तंत्र किसे कहते हैं, नर जनन तंत्र किसका निर्माण करते हैं, मतलब नर जनन तंत्र युग्मकों का निर्माण करते हैं जिन्हें बोलते हैं शुक्राणु, यानी शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। जनन तंत्रों का कार्य क्या है, जनन तंत्र जनन की प्रक्रिया में सहयोग देते हैं और इस जनन तंत्र के माध्यम से ही प्रत्येक जीवधारी, जैसे कि हम यहाँ पे स्पेशल बोल रहे हैं मानव के लिए, कि मानव जो स्त्री होती है जनन के द्वारा ही छोटे अपने से आकार के बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है भाई। और जनन की जो प्रक्रियाएं होती हैं वे सब जनन तंत्र के द्वारा ही होती हैं। नर और मादा में दोनों में अलग अलग जनन तंत्र पाए जाते हैं, संरचनाएं भिन्न होती हैं। तो नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दो रूपों में पाए जाएंगे, ठीक है भाई। तो हम यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था वो था मादा जनन तंत्र का, यानी स्त्री का जनन तंत्र। तो जैसे हमने आपको बताया था कि भाई नर जनन तंत्र की तरह ही मादा जनन तंत्र में भी जोड़ीदार अंग पाए जाएंगे और जो सहायक होते हैं वो सहायक होते हैं, ठीक, सहायता करते हैं जनन में। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि मादा जनन तंत्र होता क्या है भाई, ठीक है। देखिए मादा जनन तंत्र मादा जीव में मिलता है, जो मादा स्त्री होती है उसमें मिलता है। ये जनन तंत्र क्या होता है भाई, मादा युग्मकों का निर्माण करेगा। मादा युग्मकों को क्या बोलते हैं, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं हम, मादा युग्मकों को हम बोलते हैं यहाँ पे, यानी अंडाणु बोलते हैं, ठीक है भाई, ओवा बोलते हैं इसको। तो ये कहाँ बनता है भाई, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसकी जो मुख्य जनन तंत्र होता है यानी जनन भाग होता है वो होता है यानी अंडाशय। अंडाशय में ही अंडाणु का निर्माण होता है, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है भाई। ये भी जोड़ीदार होंगे क्योंकि जो दो अंडाशय होते हैं तो दोनों में अलग अलग युग्मक बनते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, मुख्य जननांग जो होते हैं वो अंडाशय होते हैं भाई, जिनमें मादा युग्मकों का निर्माण होता है। तो यहाँ मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूँ मादा जनन तंत्र का, बहुत ही सिंपल चित्र है, आपने कक्षा 10th में भी इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ भी आप देखेंगे तो चित्र को देखना है मादा जनन तंत्र के, सभी नाम आपको ध्यान होने चाहिए, ये स्पेशल जानकारी है भाई। तो देखिए भाई ये जो चित्र आपके सामने है ये है मादा जनन तंत्र का चित्र है, ठीक है भाई। तो देखिए इसमें जोड़ीदार अंग है, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है अंडाशय। ये अंडाशय भाग होता है भाई, और ये गर्भाशय होता है जहाँ शिशु की देखरेख होती है, यानी इसके पीछे का टोटल का भाग ये जो है ना पीछे का, ये पूरा का पूरा गर्भाशय भाग कहलाता है। ये भी एक इधर और एक इधर दोनों होते हैं, ठीक है भाई। ये गर्भाशय गिरवा है, यहाँ पर गर्भाशय गिरवा होती है जहाँ मतलब शिशु का जन्म होता है उस समय इसी के माध्यम से होता है। इसमें ये झालरदार कीप होती है, चित्र में तो दिखाया हुआ नहीं है, ये झालरदार होता है इस तरीके से, जैसे उंगली के समान प्रवर्ध निकले हुए रहते हैं, इसे बोलते हैं झालरदार कीप, क्योंकि कीपनुमा है। अंडाशय का निर्माण यहाँ होता है भाई, ध्यान से रखना, यहाँ इसका निर्माण होता है और इस नलिका के माध्यम से, यानी ये अंडवाहिनी है, अंडवाहिनी के माध्यम से वो यहाँ पे गर्भाशय में आता है। और ये यहाँ पे स्खलन नलिका है, ध्यान रखना, यहाँ पे स्खलन नलिका है जहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस में मिलेंगे, ध्यान रखना। यहीं पे निषेचन की प्रक्रिया होती है भाई, ये जो यहाँ पे दिखा रखे हैं ये स्खलन नलिका है यहाँ पर। तो इस नलिका में यहाँ पर आकर के निषेचन की प्रक्रिया होती है। ये मूत्रवाहिनी आ रही है, ये गुर्दे हैं भाई, वरक है, वरक्कों से जो हमने बताया भी था आपको, इसमें भी बताएंगे कि ये इसके पास को, अंडवाहिनी के पास को आती हैं और यहाँ करके ये दोनों नलिकाएँ मूत्रवाहिनी और जननवाहिनी दोनों एक ही माध्यम से गुजरती हैं, यानी एक ही रास्ते से होकर गुजरती हैं और दोनों का मार्ग एक ही हो जाता है, ठीक है भाई। ये मूत्राशय यानी ब्लैडर है, यहाँ से गुर्दों से आया हुआ जो यूरिन होता है वो एकत्र हो जाता है
ठीक है, तो ये आपको चित्र समझ में आ गया होगा। अब हम पूरी थ्योरी को पढ़ेंगे, अब ये समझ में आएगा भाई। तो देखिए, स्त्री का जनन तंत्र, पेज नंबर है हमारा 1 इस लेसन का। क्योंकि 1 हमने इसलिए माना है क्योंकि इससे पहला जो नर जनन तंत्र था वो हमने करा दिया था, तो वीडियो के अकॉर्डिंग ये पेज नंबर हमने 1 माना है। तो यहाँ देखेंगे आप भाई, मानव यानी स्त्री का जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में मादा जनन अंग तथा बाह्य जननेंद्रियाँ सम्मिलित होती हैं, यानी जनन अंग के बाहर की जो इंद्रियाँ होती हैं वे बाह्य जननेंद्रियाँ होती हैं। ठीक है भाई, जो जनन में सहयोग करती हैं। स्त्री के जनन तंत्र में निम्नलिखित अंग सम्मिलित होते हैं। यहाँ निम्नलिखित लिख लेना भाई, यहाँ छूटा हुआ है, निम्नलिखित अंग सम्मिलित होते हैं, यानी ये अंग आते हैं भाई। कौन कौन से अंग हैं ये देखिए। अंडाशय होते हैं, इसे बोलते हैं ओवेरीज, जिसमें किसका निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। अब वो अंडवाहिनी है जो अंडाशय से आती है, 2 नलिकाएं दिखाई थी हमने आपको, तो उसमें भाई ये अंडवाहिनियाँ होती है 2। गर्भाशय बताया हमने, गर्भाशय गिरवा भी थी वहाँ पर। गर्भाशय से नीचे का पार्ट जो होता है वो होता है योनि, जहाँ पर दोनों गर्भाशय की नलिकाएँ जॉइंट हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है भाई, फिर जो योनि मार्ग होता है उसे बोलते हैं भग, और भगसीसन उसे बोलते हैं जहाँ पर नर और मादा जनन अंगों का मतलब आपस में मिलना होता है। ठीक है भाई, अब देखिए आगे, हम आगे चलते हैं। तो देखिए भाई, हमारा जो फर्स्ट हेडिंग था इसमें वो था अंडाशय। मैंने आपको पीछे भी बताया था, अभी समझाया था कि अंडाशय मुख्य भाग होता है क्योंकि युग्मक यहीं बनते हैं। जैसे नर जनन तंत्र में वर्षण होते हैं, सेम टू सेम इसी तरीके से मादा जनन तंत्र में अंडाशय होता है भाई। ठीक है, वो भी वर्षण भी संख्या में 2 होते हैं और अंडाशय भी संख्या में 2 होते हैं। वर्षण में भी नर युग्मक बनते हैं तो अंडाशय में मादा युग्मक बनते हैं, यानी अंडाणु बनते हैं। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इनकी संख्या 2 होती है। इनमें मादा हार्मोन्स का स्रावण होता है। मादा हार्मोन्स का स्रावण उस हार्मोन्स का होता है जो अंडाणु की रक्षा करता है और अंडाणु को विकसित होने में ज़्यादा सहायता देता है। ये उदर गुहा में वृक्कों के काफ़ी नीचे, आपने वृक्क भी देखे थे चित्र में, उसके नीचे दोनों ओर एक एक बादाम की गिरी के समान छोटी, मतलब जितनी बादाम की गिरी होती है इतने आकार में होते हैं ये, छोटी व चपटी सी संरचना होती है। ठीक है भाई, अब देखना आगे। अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, ये बात हमने आपको बता दी थी। अंडाणु क्या है, मादा युग्मक है। ये आकार में बड़ा होता है, शुक्राणु से बड़ा होता है ये आकार में। ये गतिशील तो नहीं होता, हल्की जो अंडवाहिनियाँ होती हैं उसके द्वारा इसे गति मिलती है, यानी खिसकाया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ये स्वयं नहीं गति करता शुक्राणु की तरह। तो अब देखिए अंडवाहिनियाँ, अंडाशय से निकली हुई नलिकाएं जो थी वे अंडवाहिनियाँ होती हैं। अब देखिए अंडवाहिनियाँ, इसे बोलते हैं ओविडक्ट, यानी ओवी यानी ओवा की डक्ट होती है नलिकाएँ। अब देखिए इनकी संख्या भी 2 होती है। इन्हें फैलोपियन नली या गर्भाशय नली भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये गर्भाशय में जाकर खुलती हैं। ठीक है भाई, तो मैं आपको देखो बताऊं कैसे खुलती हैं, चित्र के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये चित्र है भाई, देखिए यहाँ पर ये अंडाशय था, ये बादाम की गिरी के समान आकार की होती है। यहाँ से नलिकाएं निकली हुई हैं, ये यहाँ खुलती है गर्भाशय में आकर के। ठीक है, तो ये यहाँ आकर के खुलती है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, गर्भाशयी नली भी बोलते हैं इसको। अब देखिए आगे, प्रत्येक अंडवाहिनी अंडाशय के ऊपरी भाग के निकट एक झालरदार युक्त लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी नलिका के रूप में प्रारंभ होती है तथा गर्भाशय में कुछ नीचे की ओर से खुलती हैं। अंडाशय से मुक्त होने वाले अंडाणु, जो अंडाशय से अंडाणु आते हैं वे उदर गुहा में आते हैं। ठीक है भाई, और फिम्बरी द्वारा, यानी जो झालरदार संरचना थी उसके द्वारा फैलोपियन नलिका में धकेल दिए जाते हैं। मैंने कहा था कि अंडाणु स्वयं गति नहीं करता, जो मतलब अंडवाहिनियाँ होती हैं उसकी जो झिल्लियाँ होती हैं वे कैसी होती हैं भाई, वे यानी परवर्ध के समान होती हैं, उनमें से धागे से निकले रहते हैं मांसल, उसके द्वारा गति प्रदान की जाती है और खिसकाया जाता है। अब आता है गर्भाशय, क्योंकि अंडवाहिनी के बाद जो भाग आता है वो आता है गर्भाशय, जहाँ शिशु का विकास होता है। अब देखिए इसे बोलते हैं यूट्रस, यूट्रस बोलते हैं भाई इसको, UTERUS। गर्भाशय खोखली एवं शंकुआकार संरचना होती है तथा श्रोणी भाग की, श्रोणी मेखला मैंने बताया था, उस भाग की मध्य रेखा पर यानी बीच में व्यवस्थित होती है। यह लगभग 75 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर मोटी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। तो ये बात आपकी समझ में आई। गर्भाशय मुख्य रूप से 3 भागों में बटा रहता है भाई। एक तो होता है गुंबद के समान ऊपरी भाग, जो फूला हुआ भाग है। देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये भी चित्र में देखिए, चित्र है, ये फूला ऊपर का जो गुंबद वाला भाग है। ठीक है भाई, ये जो
खोखला भाग है ना, यहाँ पर दिख रहा है आपको। मैंने कहा था ये जो पीछे का सारा भाग है ना, यहाँ पे गर्भाशय कहलाता है। ये सारा का सारा, ये यहाँ से लेकर के ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है, ये गर्भाशय का है भाई। इसी में शिशु का पालन पोषण होता है। अब देखिए, हमने कहा ऊपर का यानी गुंबद के समान ऊपरी भाग, मध्य का अधिकांश भाग और निचला शंक्वाकार या मतलब शंकरा या शंक्वाकार भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये शंकु के आकार का है। नीचे आकर के ये थोड़ा संकीर्ण हो जाता है। देखिए ऊपर से चौड़ा है तो नीचे से संकीर्ण है। तो ये यहाँ तक का भाग, ये निचले वाला पार्ट जो है, यहाँ से नीचे का ये वाले भाग की बात कर रहे हैं, ये तीसरा पार्ट है। अब देखिए आगे, तो 3 भाग हो गए। ये गिरवा कहलाता है, जो गिरवा के पीछे की योनि में खुलता है, यानी योनि मार्ग में खुलता है। योनि जो होती है नर जनन यानी मादा जनन तंत्र का मार्ग होती है ये, ठीक है। योनि के द्वारा ही शुक्राणु या नर जनन तंत्र जो है उसके अंग और इसमें प्रवेश करते हैं। अब देखिए योनि आगे इसके बाद में, अब योनि को बोलते हैं वैजिना, VAGINA वैजिना। सर्वाधिक संकुचनशील एवं संकरी नली, क्योंकि ये बहुत ही बारीक नली होती है, नली के रूप में बलाशय एवं मूत्राशय के मध्य में, ठीक है भाई, क्योंकि मूत्र नली भी इसी में खुलती है आकर के, ठीक है भाई। मलाशय इसके पास में ही होता है, मध्य स्थित होती है। पेशियों तक की निर्मित संरचना बनी होती है भाई, ये यानी पेशियों की बनी हुई होती है। और योनि का ऊपरी सिरा गर्भाशय की गिरवा से, ऊपरी भाग जो होता है योनि का, आप चित्र में भी देखेंगे, वो गर्भाशय से जुड़ा हुआ है। और निचला भाग जो होता है वो मादा जनन छिद्र के रूप में या मूत्रोजनन छिद्र के रूप में बाहर खुलता है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत तो नहीं है। इस छिद्र को योनि द्वार कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा ही जो है जनन तंत्र शुरू होता है, यहीं से बाहर की साइड होता है, जिससे रजस्राव बाहर निकलता रहता है। जब अंडाणु का निर्माण होता है तो वहाँ एक पदार्थ का निर्माण होता है, उसे बोलते हैं रज, तो उसका स्राव होता है, ठीक है भाई। अब देखिए भग द्वार हमने बोला था, लास्ट वाला पार्ट है ये। देखिए अनेक बाह्य जननांग योनि छिद्र से जुड़े होते हैं, मतलब संबंधित होते हैं। योनि छिद्र योनि में होता है और सम्मिलित रूप से भग का निर्माण करते, उस छिद्र को ही हम क्या बोलते हैं, भग बोलते हैं। इसमें मूत्रमार्ग का छिद्र खुलता है, क्योंकि मूत्रमार्ग और जनन द्वार दोनों इसी में खुलते हैं आकर के, इसलिए इसे भग बोला, ठीक है भाई। अब देखिए जो सहायक ग्रंथियाँ हैं, मादा जनन तंत्र के जनन में सहायता करती हैं, जो हार्मोन्स बनाती हैं वे ग्रंथियाँ, ठीक है। अब देखिए सहायक ग्रंथियाँ, बर्थोलिन ग्रंथियाँ, ठीक है भाई। उसमें तो आपने पढ़ा था नरजनन तंत्र में प्रोस्टेट ग्रंथि और बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे किसके बारे में, सहायक ग्रंथि है। एक तो बर्थोलिन ग्रंथियाँ होगी और दूसरी होती है स्तन ग्रंथियाँ, जो दुग्ध का स्रावन करती है शिशु के लिए। तो बर्थोलिन ग्रंथियों की बात करते हैं। योनि के मुख के इधर उधर 2 बर्थोलिन ग्रंथियाँ होती हैं। जहाँ योनि होती है उसके पास में ही, योनि का जो द्वार होता है उसके पास में ही बर्थोलिन ग्रंथियाँ होती हैं। लैंगिक उत्तेजना के समय ये एक साफ लसलसा द्रव का स्रावन करते हैं, एक पानी जैसे पदार्थ का स्रावन करती हैं, जो योनि मार्ग को चिकना बनाता है, ठीक है भाई, ताकि शुक्राणु आसानी से प्रवेश कर सके, जिससे योनि व गर्भाशय में शुक्राणुओं को आगे बढ़ने में सहायता व गति करने में सहायक हो सके। तो ये है भाई आपकी कौन सी, मतलब ये मादा जनन तंत्र की है भाई बर्थोलिन ग्रंथि। अब स्तन ग्रंथियों के बारे में आ जाते हैं। अब देखना स्तन ग्रंथियाँ, ये स्तन ग्रंथियाँ भाई दूध देने वाली ग्रंथियाँ होती है, जो शिशु को दुग्ध प्रदान करती हैं। कार्यशील स्तन ग्रंथियाँ सभी मादा स्तनधारियों का विशिष्ट लक्षण है, क्योंकि ये केवल मादा जीवों में ही क्रियाशील होती है, नर जीवों में होती तो हैं पर क्रियाशील नहीं होती, निष्क्रिय होती हैं। विशिष्ट लक्षण है स्त्रियों में वक्ष भाग में, यानी आपको पता है वक्ष गुहा कहाँ पे है, फेफड़ों वाली गुहा, वक्ष भाग में सामने की ओर स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो दुग्ध का स्रावन करती हैं, मतलब दुग्ध का प्रोडक्शन करती हैं। अब देखना स्त्री में स्तन, जो स्तन ग्रंथियाँ होते हैं यौवनारंभ के अंतर्गत विकसित होते हैं। यौवनारंभ वो अवस्था होती है जब कोई भी मानव होता है वो किशोर अवस्था में चला जाता है। किशोर अवस्था जो होती है वो यदि हम बात करें स्त्रियों में तो वो लगभग 11 वर्ष के बाद में स्टार्ट हो जाती है, और जो मतलब पुरुषों की बात करें तो वो लगभग 15 वर्ष की उम्र में या वर्ष की अवस्था में प्रारंभ हो जाती है, 15 से ऊपर के अंतर्गत विकसित होते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन एवं वृद्धि हार्मोन, जिसे ग्रोथ हार्मोन्स बोलते हैं, की उपस्थिति में स्तन का विकास होता है। स्तन का विकास पीयूष, जो पीयूष ग्रंथि आपको पता, मास्टर ग्रंथि, अंडाशय एवं प्लेसेंटा हार्मोन के प्रभाव से होता है। किसका विकास भाई, स्तन का विकास होता है पीयूष, अंडाशय और प्लेसेंटा हार्मोन के प्रभाव से। इन तीनों के हार्मोन्स का प्रभाव पड़ेगा तब स्तनों का विकास होगा।
यानी जितने ज़्यादा मात्रा में ये स्रावित होंगे ये उतने ही स्तनों की वृद्धि को करेंगे। अब देखना, स्तन ग्रंथि में द्रव्य की थोड़ी सी मात्रा नवदुग्ध स्रावित होता है। मतलब जो स्तन ग्रंथि से द्रव्य स्रावित होता है उसे बोलते हैं नवदुग्ध। जब शिशु का निर्माण होता है उस समय शुरू के जो दिन होते हैं उनमें जो दुग्ध स्रावित होता है उसे बोलते हैं नवदुग्ध। इसे बोलते हैं कोलोस्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको? कोलोस्ट्रम बोलते हैं। अब देखना, शिशु जन्म के पश्चात कुछ दिनों तक इस दुग्ध में प्रोटीन व लैक्टोज व थोड़ी मात्रा में क्या होती है भाई? वसा होती है। इसीलिए शिशु के लिए ज़्यादा लाभकारी होता है। ठीक है भाई, क्योंकि प्रचुर पोषण इसी के द्वारा होता है। कक्षा 11 में आपने पढ़ा था प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। यदि किसी शिशु को माता का दुग्ध नहीं मिलता है तो उसमें प्रोटीन संबंधित रोग हो जाते हैं, जैसे क्वाशियोरकर और मेरेस्मस। अब देखना भाई, आगे देखते हैं। वसा होती है, यह वास्तविक दुग्ध नहीं होता, यह शिशु के लिए अति आवश्यक होता है। ठीक है भाई, तो मुझे उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों आप सभी की समझ में ये आया होगा। मादा जनन तंत्र आपका फिनिश हुआ भाई। ठीक है, इसके लिए आपको इस वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। चित्र को सामने रख कर समझना है, तभी ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है भाई, ये चित्र जो है ये बना सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बना सकते हैं, या फिर मैं नया चित्र आपके पास भेजूँगा, उसके द्वारा आप इसी वीडियो में मैं ऐड कर दूँगा, इसी चित्र को चाहे आप बना सकते हैं। तो अब विद्यार्थियों नई वीडियो का इंतज़ार करेंगे आप। ये आपकी फर्स्ट वीडियो है इस लेसन की। ठीक है, कुछ मैंने आपको क्लास में कराया था। जो क्लास में विद्यार्थी नहीं आए थे वे कैसे करेंगे, उनको क्या करना है, उनके लिए भी मैं किसी नई वीडियो बना दूंगा और नई वीडियो बना करके आपके पास भेज दूंगा। तो अब हम चलते हैं भाई। जय हिंद, जय भारत। खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि इस समय बहुत विकट है भाई। जय हिंद, जय भारत।